पिछले मॉड्यूल में हमने एक सवाल के साथ पार्ट 1 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को एंड किया था। अब उसी सवाल के जवाब से हम इस मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये था, क्या 1614 में एस्टेट जनरल्स की मीटिंग का फ्रेंच मोनार्की पर कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा होगा? जैसे कि हमने देखा, लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी। उसके 175 इयर्स के बाद एस्टेट जनरल्स की मीटिंग 1789 में दोबारा बुलाई गई। इस लंबे समय के दौरान राजाशाही और अधिक निरंकुश होती गई, बिना एस्टेट्स की राय से शासन करती रही। इस रिप्रेजेंटेशन की कमी ने आम जनता, विशेष रूप से थर्ड एस्टेट को एलियनेट कर दिया। इससे लोगों का राजाशाही पर से भरोसा टूट गया और उनकी शिकायतों को शांतिपूर्ण और इंस्टीट्यूशनल रूप से उठाने का कोई रास्ता नहीं बचा। रेगुलर मीटिंग नहीं होने के कारण सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक असमानताएं अनसुलझी रह गई। प्रिविलेज्ड फर्स्ट और सेकंड एस्टेट सुधारों का विरोध करते रहे, जबकि थर्ड एस्टेट नाराज होता गया। तो अब तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस के बारे में पढ़ा। अब जानते हैं इस क्रांति की शुरुआत को। अब राजा के पास नए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने हेतु और नेशनल बैंक्रप्सी अवॉइड करने के लिए लुई 16 ने टर्गॉट को फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया। टर्गॉट एक विद्वान और कुशल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इससे पूर्व भी लिमोन प्रांत में सक्सेसफुली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे। उन्होंने प्रिविलेज्ड क्लासेस से टैक्स एग्जेम्प्ट समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, फोर्स्ड लेबर को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने अनाज व्यापार में फ्री ट्रेड लाने की वकालत की ताकि फेमाइन सिचुएशन से बचा जा सके। टर्गॉट द्वारा दिए गए रिफॉर्म्स से प्रिविलेज्ड क्लासेस को खतरा था, जिससे उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसी कारण पावरफुल नोबल्स, पार्लियामेंट और क्वीन एंटोइनेट ने भी इसका विरोध किया। हालांकि टर्गॉट के प्रयास प्रशंसनीय थे, लेकिन 1776 में भारी दबाव के कारण लुई 16 ने केवल 2 साल के अंदर ही उन्हें डिसमिस कर दिया। 1776 में टर्गॉट को डिसमिस करने के बाद जैक्विस नेकर 1777 में अगले फाइनेंस मिनिस्टर बने। वे एक स्विस बैंकर थे जो अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और सुधारवादी सोच के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भी शाही खर्चों को कम करने की दिशा में प्रयास किया, रॉयल फाइनेंसेस को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की। कॉम्ट रॉन्ड्यू नामक रिपोर्ट पब्लिश की। यह पहली बार था जब रॉयल फाइनेंसेस को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। उन्होंने नए टैक्सेस और नए लोन्स लेने से परहेज किया और शुरुआत में वे जनता में काफी लोकप्रिय रहे। उन्हें भी रॉयल कोर्ट के विरोध का सामना करना पड़ा और 1781 में डिसमिस कर दिया गया। बाद में उन्हें 1788 में फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। नेकर के बाद 1783 में चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कलोन फ्रांस के अगले फाइनेंस मिनिस्टर बने। वे एक हाई रैंकिंग रॉयल ऑफिसर थे जो अपने बोल्ड फाइनेंशियल आइडियाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और बढ़ा के इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया, जो कि नेकर के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स से बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का प्रस्ताव रखा, जिसमें इंक्लूडेड था यूनिवर्सल लैंड टैक्स, जिसमें सभी एस्टेट्स को लैंड टैक्स देना बाध्य था। सेकंड, इंटरनल ट्रेड बैरियर्स को समाप्त करने की योजना थी। और थर्ड, प्रोविंशियल असेंबलीज को एस्टैब्लिश करना। इन्हीं न्यू रिफॉर्म्स पर सहमति पाने के लिए लुई 16 ने 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई। वर्साई के एक भव्य हॉल को रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सजाया गया। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स ने 300 ईच रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, जिनको हॉल में 2 रोज में एक दूसरे के आमने सामने बिठाया गया, जबकि थर्ड एस्टेट के 600 सदस्यों को पीछे खड़ा रहना पड़ा। थर्ड रो का रिप्रेजेंटेशन
उनके प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स ने किया। किसान, आर्टिसंस और महिलाओं को सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि उनकी शिकायतें और मांगे लगभग 40,000 लेटर्स के रूप में लिस्ट थी, जिसे रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लेकर आए। पास्ट में एस्टेट जनरल्स में वोटिंग इस सिद्धांत के अनुसार की जाती थी कि प्रत्येक एस्टेट को केवल एक कलेक्टिव वोट मिलेगा। लुई 16 डिटरमाइंड थे कि इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जाए। ऐसे फर्स्ट एस्टेट के 300 मेंबर्स के लिए एक वोट था और सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स के लिए भी एक वोट था। थर्ड एस्टेट में 600 मेंबर्स थे, जिनके लिए भी कलेक्टिवली एक ही वोट था। ऐसे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट हर मुद्दे पे साथ आ जाते और उनके 2 वोट्स के आगे थर्ड एस्टेट हार जाता। लेकिन थर्ड एस्टेट के मेंबर्स अब पर एस्टेट वोट नहीं चाहते थे। वे पर हेड यानी कि पर मेंबर वोट चाहते थे, क्योंकि वे आबादी का बड़ा हिस्सा थे। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो रूसो जैसे फिलोसोफर्स ने अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। लेकिन फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स अपने प्रिविलेज्ड पोजीशंस को सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं थे। जब राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तब थर्ड एस्टेट के सदस्य विरोध स्वरूप असेंबली हॉल से बाहर निकल गए। थर्ड एस्टेट के मेंबर्स पॉलिटिकल चेंज चाहते थे, जिससे फर्स्ट 2 एस्टेट्स के प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन और असमानता से परेशान होकर थर्ड एस्टेट ने 17 जून 1789 को स्वयं को राष्ट्रीय सभा यानी कि नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। थर्ड एस्टेट चाहते थे कि फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट्स को मिला के एक जॉइंट सिटिंग हो। लुई 16 नेशनल असेंबली की बढ़ती शक्ति देखकर घबरा गए। फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट्स ने राजा को यह जॉइंट सिटिंग लेने से मना कर दिया। 20 जून 1789 को राजा ने मीटिंग हॉल को ताला लगा दिया। जब नेशनल असेंबली के मेंबर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हॉल बंद है और राजा की सेना वहां तैनात है। ये देखकर थर्ड एस्टेट हार ना मानते हुए पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और उन्होंने शपथ ली। इस शपथ को फेमसली टेनिस कोर्ट ओथ कहा गया कि वे तब तक अलग नहीं होंगे जब तक वे फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते जो मोनार्की के पावर्स को लिमिट कर सके। उनका नेतृत्व मिराबियो कर रहे थे। मिराबियो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वे फ्यूडल प्रिविलेजेस से युक्त समाज को समाप्त करने की आवश्यकता से सहमत थे। उन्होंने एक जर्नल निकाली और वर्साई की भीड़ को एक अत्यंत प्रभावशाली, एक पावरफुल भाषण दिया। एबिसियस, जो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा, व्हाट इज थर्ड एस्टेट। ये घटना फ्रांस रेवोल्यूशन की दिशा में एक निर्णायक कदम बन गई, क्योंकि इसने थर्ड एस्टेट के दृढ़ संकल्प और निरंकुश राजशाही के विरोध को दर्शाया। जब फ्रांस की नेशनल असेंबली वर्साई में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में व्यस्त थी, तब बाकी फ्रांस उथल पुथल से भरा हुआ था। सीवियर विंटर के कारण फसल खराब हो गई, ब्रेड की कीमतें बढ़ गई। अक्सर बेकरी वाले इस स्थिति का फायदा उठाते हुए राशन जमा कर लेते थे। लोगों को लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, जिससे क्रोधित महिलाओं की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। इस सब तनाव के बीच राजा ने पेरिस में सेना भेजने का आदेश दे दिया। इसी कारण 14 जुलाई को क्रोध से लथपथ भीड़ ने बैस्टिल किले पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। कंट्री साइड में अफवाह फैल गई कि जमींदारों ने लुटेरों को किराए पर रखा है, जो पकी हुई फसल को नष्ट करने आ रहे हैं। डर और अफरा तफरी के माहौल में कई इलाकों में किसानों ने कुदाले और भाले उठाए और जमींदारों के महलों पर हमला कर दिया। उन्होंने जमा किया हुआ अनाज लूट लिया और जमींदारों के हिसाब किताब के डॉक्यूमेंट्स जला दिए। बहुत से नोबल्स अपने घर छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज में भाग गए। अपने रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स की ताकत के सामने झुकते हुए लुई 16 ने
अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दी और राजा की पावर्स को अब से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट किया जाएगा, यह प्रस्ताव को स्वीकार किया। 4 अगस्त 1789 की रात असेंबली ने एक आदेश पास किया जिसमें फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंती व्यवस्था के तहत लगने वाले टैक्स और ऑब्लिगेशंस को समाप्त कर दिया गया। क्लर्जी वर्ग को भी अपने प्रिविलेजेस को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। चर्च द्वारा वसूला जाने वाला टिथ नामक टैक्स समाप्त कर दिया गया और चर्च के एसेट्स जो कि 2 बिलियन लिवर्स थे उनको जब्त किया गया। अब सवाल ये था कि फ्रांस का भविष्य क्या होगा? क्या फ्रांस कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन कर पाएगा? क्या वो पुनः राजशाही में चला जाएगा या वही राजशाही को पूर्णतः डिस्ट्रॉय कर देगा? जानते हैं इन सब सवालों के जवाब अगले मॉड्यूल में।